बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी वीडियो परिषदीय विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत ही विशेष है। हम आपको बता दें कि समस्त परिषदीय विद्यालयों की जियो टैगिंग बहुत ही जल्द प्रस्तावित है। तो जियो टैगिंग के समय आपसे बहुत से प्रश्न किए जाएंगे आपके विद्यालय के कायाकल्प से संबंधित। आपको इस वीडियो में वह प्रश्न बताए जाएंगे ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही तैयार करके रख सकें, ताकि जब आपके विद्यालयों में जियो टैगिंग के लिए ARP पहुँचें तो आपको किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग भी प्रस्तावित है। इस वीडियो के अंत में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आपके विद्यालय में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उनको भी आप उन प्रश्नों को तैयार रखने के लिए बता दें। चलिए हम शुरू करते हैं कि वह प्रश्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो प्रधानाध्यापक को विद्यालय को आवंटित यूडाइस कोड पता होना चाहिए और उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि विद्यालय भवन अलग से भवन में संचालित है अथवा किसी अन्य भवन में संचालित है। यदि विद्यालय भवन पृथक अपने भवन में संचालित है तो वह किस प्रकार का भवन है, शासकीय परिषदीय विद्यालय भवन है या किराए का भवन है या खुले में भवन रहित अथवा बारात घर, पंचायत घर इत्यादि या अन्य किसी भवन में संचालित है। यदि किसी विद्यालय का अपना पृथक भवन नहीं है तो जिस अन्य भवन में विद्यालय संचालित है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा और यूडाइस संख्या। जिस विद्यालय का अपना भवन नहीं है उसका स्थापना वर्ष और विद्यालय कब से अन्य भवन में संचालित है, इसकी जानकारी भी प्रधानाध्यापक को होनी चाहिए। इसके पश्चात विद्यालय में वर्तमान सत्र में कितने छात्र छात्राओं का नामांकन है, अर्थात कितने बालक और कितने बालिका वर्तमान सत्र में नामांकित हैं। विद्यालय में वर्तमान में कितने अध्यापक नियुक्त हैं, प्रधानाध्यापक या इंचार्ज। कंपोजिट विद्यालयों में जिस शिक्षक के पास विद्यालय का प्रभार है उसकी गिनती प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक के लिए यहाँ पर की जाएगी। यदि वहाँ पर प्राथमिक का प्रधानाध्यापक भी है तो उसकी गिनती सहायक अध्यापक में करनी होगी और उसके अनुसार हमें यहाँ पर संख्या लिखनी होगी। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इन सब की संख्या हमें यहाँ पर लिखनी होगी। क्या विद्यालय परिसर में वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण है? यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक किया जाएगा। यदि है तो देखिए हाँ कहने पर उसका यहाँ पर फ़ोटो लिया जाएगा और किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, स्थानीय निवासियों या व्यवसायियों के द्वारा, अन्य गैर सरकारी या सरकारी संस्थाओं के द्वारा, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की स्थिति कितने समय से बनी हुई है, कितने माह से बनी हुई है, इसकी जानकारी देनी होगी। अतिक्रमण की स्थिति में अध्यापक के द्वारा FIR पंजीकृत कराई गई है या नहीं। यदि नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं आता है। यदि हाँ, यदि पंजीकृत कराई है तो किस स्तर पर मामला विचाराधीन है, स्थानीय पुलिस चौकी में पंजीकृत है या तहसील स्तर पर या सिविल न्यायालय स्तर पर, अथवा अध्यापक को इसकी जानकारी नहीं है। क्या विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है? इंडिया मार्क II हैंडपंप या जल निगम अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा पेयजल का पाइप वाटर कनेक्शन हो। यदि हाँ तो
इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि इंडिया मार्का 2 हैंडपंप के द्वारा व्यवस्था है या जल निगम द्वारा पेयजल कनेक्शन है अथवा समरसीबल पंप द्वारा अथवा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट या मशीन द्वारा। यदि नहीं है तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं कि स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, उपलब्ध है पर पानी पीने योग्य नहीं है, दूषित है, हैंडपंप पेयजल स्रोत क्रियाशील नहीं है। पेयजल व्यवस्था को क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, इनमें से आपको बताना होगा। क्या विद्यालय में समरसीबल पंप एवं वाटर टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन की व्यवस्था है? यदि है तो हाँ, और हाँ करने पर देखिए 3 ऑप्शन आते हैं। पृथक समरसीबल पंप स्थापित है अथवा पूर्व से निर्मित हैंडपंप में मोटर पंप के माध्यम से जल आपूर्ति है अथवा जल निगम के कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति है। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन बताना होगा। यदि नहीं है तो समरसीबल एवं ओवरहेड टैंक निर्मित नहीं है, रनिंग वाटर कनेक्शन में वाटर टैंक की व्यवस्था नहीं है, समरसीबल ओवरहेड टैंक अक्रियाशील टूटा फूटा है, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। यदि रनिंग वाटर व्यवस्था क्रियाशील नहीं है तो उसको बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, आपको बताना होगा। क्या बालकों के लिए क्रियाशील एवं प्रयोग योग्य शौचालय उपलब्ध हैं? यदि हैं तो कितने हैं? यदि नहीं हैं तो कारण देना होगा कि शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है, या शौचालय अत्यधिक गंदगी के कारण प्रयोग योग्य नहीं है, या शौचालय क्रियाशील नहीं है या टूटे फूटे हैं। शौचालय व्यवस्था को क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील शौचालय के विषय में जानकारी मांगी गई है। हैं तो कितने हैं और नहीं हैं तो क्यों, क्या शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है या गंदगी के कारण प्रयोग योग्य नहीं है या शौचालय क्रियाशील नहीं है। बालिका शौचालय को क्रियाशील करने हेतु लगभग कितना व्यय अनुमानित है, यह बताना होगा। क्या बालकों के लिए प्रयोग योग्य एवं क्रियाशील मूत्रालय उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो कितने हैं? यदि नहीं तो इनमें से कोई ऑप्शन देना होगा कि मूत्रालय कोई व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय अत्यधिक गंदगी के कारण प्रयोग योग्य नहीं है, मूत्रालय क्रियाशील नहीं है या टूटे फूटे हैं। फिर यहाँ पर इसके लिए क्रियाशील बनाने के लिए लगभग कितना व्यय अनुमानित है। इसी प्रकार बालिकाओं के लिए यदि हैं तो कितने हैं और नहीं हैं तो उसका कारण या उसको क्रियाशील करने हेतु अनुमानित व्यय बताना होगा। क्या विद्यालय के सभी शौचालय एवं मूत्रालयों में निरंतर नल जल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है? यदि है तो हाँ, और यदि नहीं तो बताना होगा कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है या व्यवस्था है तो क्रियाशील नहीं है, टूटे फूटे हैं, या पानी की व्यवस्था बाल्टी के द्वारा बाहर से की जाती है, या टॉयलेट यूनिट के अंदर पानी से भरा ड्रम, सीमेंट टैंक इत्यादि है। शौचालय मूत्रालय में नल जल आपूर्ति व्यवस्था को सृजित करने या क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में सुव्यवस्थित रूप से समुचित टाइल्स लगे हुए हैं? यदि लगे हुए हैं तो उनकी फ़ोटो ली जाएगी, और नहीं लगे हुए हैं तो बताना होगा कि टाइल्स नहीं लगे हैं या आंशिक रूप से लगे हैं या टूटे फूटे हैं, मरम्मत की आवश्यकता है। टाइलीकरण में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, वह आपको बताना होगा। क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालिका शौचालय के बाहरी ओर दीवार से सटा हुआ क्रियाशील इंसिनरेटर है? हाँ या नहीं, या प्राथमिक विद्यालय होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो इंसिनरेटर है वह है बालिका शौचालय की बाहरी ओर दीवार से सटा हुआ होना चाहिए, तब ही यहाँ पर हाँ किया जाएगा। और यदि दीवार से सटा हुआ नहीं है तो नहीं में आएगा। क्या विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग मैत्रिक शौचालय निर्मित है? यदि है तो पृथक दिव्यांग शौचालय निर्मित है या पूर्व से निर्मित शौचालय को दिव्यांग सुलभ शौचालय में परिवर्तित कर दिया गया है, यह जानकारी आपको देनी होगी। यदि नहीं है तो दिव्यांग सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है या वह अक्रियाशील है, यह बताना होगा। यदि नहीं है तो उसके क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है? क्या विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रति 10-12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी के साथ वह हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यदि है तो हाँ, और कितने नल हैं वह बताना होगा। यदि नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं है या अक्रियाशील है या अधिक नलों की आवश्यकता है, और इनको क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है? क्या कक्ष की फर्श मार्बल, कोटा, स्टोन अथवा मजबूत टाइल्स युक्त है? यदि है तो हाँ, समस्त कक्षाएं टाइल युक्त हैं और इसकी फ़ोटो ली जाएगी। यदि नहीं तो कुछ कक्षाएं टाइल युक्त हैं, सभी कक्षाओं के फर्श टूटे फूटे हैं, बताना होगा। कितनी कक्षाओं के फर्श टाइल युक्त नहीं हैं, संख्या देनी होगी। कक्षाओं के टाइलीकरण में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, यह बताना होगा। क्या प्रत्येक कक्ष में ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड टूट फूट रहित उचित ऊंचाई पर काले रंग से अच्छी तरह रंगा हुआ है? यदि है तो हाँ, और यदि नहीं है तो किसी भी कक्षा में ब्लैक बोर्ड नहीं लगा है, कुछ ही कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड ठीक दशा में लगे हैं या सभी क्षतिग्रस्त हैं, पठन पाठन के योग्य नहीं हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड के निर्माण कराने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है? क्या सभी कक्षाओं के सभी बच्चों के पठन पाठन के लिए डेस्क बेंच उपलब्ध हैं? यदि हैं तो हाँ, और उनका फ़ोटो लिया जाएगा। यदि नहीं है तो इसमें से आपको बताना होगा कि नहीं है या आंशिक रूप से हैं अथवा अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं। विद्यालय में कितने डेस्क बेंच की आवश्यकता है, कितने सेट चाहिए, यह आपको बताना होगा। क्या विद्यालय के रसोई घर पक्के फर्श, छत एवं दीवारों की रंगाई पुताई के साथ निर्मित है? यदि हाँ तो फ़ोटो लिया जाएगा। यदि नहीं तो आपको बताना होगा इनमें से कि रसोई घर निर्मित नहीं है या किचन नामांकन के सापेक्ष अत्यंत छोटा है अथवा रसोई घर जीर्ण शीर्ण स्थिति में अथवा मानक अनुसार नहीं है। रसोई घर को क्रियाशील बनाने में लगभग कितना व्यय अनुमानित है? क्या विद्यालय के रसोई घर निरंतर जल आपूर्ति के साथ निर्मित है? यदि हाँ तो फ़ोटो लिया जाएगा, और यदि नहीं तो आपको बताना होगा कि जल आपूर्ति किस प्रकार से रसोई घर में की जा रही है। क्या भोजन पकाने व खिलाने हेतु प्रयुक्त बर्तन, अनाज, मसाले इत्यादि सफाई के साथ सुरक्षित व संग्रहित किए गए हैं? यदि हाँ तो उसका फ़ोटो लिया जाएगा, और यदि नहीं तो बताना होगा कि पकाने खिलाने के बर्तन नहीं हैं अथवा अनाज मसाले हेतु पर्याप्त मात्रा में बर्तन नहीं हैं अथवा अत्यधिक गंदगी से संग्रहित है अनाज मसाले, या बर्तन अनाज मसालों के संग्रहण की आवश्यकता नहीं है। क्या विद्यालय परिसर एवं कक्षा की दीवारें रंगाई पुताई से सुसज्जित हैं? यदि हाँ तो उसका फ़ोटो लिया जाएगा। यदि नहीं तो कारण बताना होगा।
विद्यालय की रंगाई पुताई हेतु लगभग कितना व्यय अनुमानित है, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। क्या कक्ष के बाहर दिव्यांगों के लिए 1/12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है? यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा, और यदि नहीं तो यहाँ पर आपको कारण बताना होगा, और नहीं है तो उसकी मरम्मत में लगभग कितना व्यय अनुमानित है। क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवारी से घिरा हुआ एवं मुख्य द्वार से युक्त है? यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा, यदि नहीं तो आपको कारण बताना होगा, और उसमें कितना व्यय अनुमानित है वह भी बताना होगा। क्या विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता व कक्षा तक आवागमन हेतु इंटरलॉकिंग टाइल्स, ईंटों का खड़ंजा आदि के साथ रास्ते का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा, यदि नहीं तो आपको बताना होगा कि बना हुआ नहीं है या खड़ंजा जीर्णशीर्ण स्थिति में है, और नहीं है तो रास्ते के निर्माण में मरम्मत में लगभग कितना व्यय अनुमानित है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या समस्त कक्षों में विद्युत आपूर्ति और सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट व पंखे लगे हुए हैं? यदि लगे हुए हैं तो हाँ कीजिए, और यहाँ पर फोटो उसका लिया जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर से उसका कारण और उसमें अनुमानित व्यय आपको बताना होगा। क्या विद्यालय प्रांगण एवं शौचालय में नियमित रूप से पंचायती राज विभाग या अन्य संस्था या प्राइवेट सफाई कर्मी द्वारा विद्यालय की साफ सफाई की जाती है? यदि हाँ तो किसके द्वारा की जाती है, कि ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी द्वारा या आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मी को दिहाड़ी पर बुलाया जाता है? यदि नहीं तो आपको इनमें से बताना होगा कि साफ सफाई कभी भी नहीं की जाती है, या ग्राम पंचायत सफाई कर्मी नहीं आता है, या सफाई के लिए पर्याप्त मद राशि नहीं उपलब्ध है, कारण आपको बताना होगा। क्या विद्यालय की कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना 2020-21 अथवा नगरीय क्षेत्रों की कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि किया गया है तो यहाँ पर फोटो ली जाएगी, और नहीं किया गया है तो उसका कारण आपको बताना होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की कार्य योजना तैयार नहीं की गई, या ऑपरेशन कायाकल्प की कार्य योजना GPDP अर्थात ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में शामिल नहीं की गई है, अथवा विद्यालय सभी अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है। क्या विद्यालय में बच्चों के सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण करने हेतु मिड डे मील शेड व्यवस्था है तो उसका फोटो लिया जाएगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसके निर्माण में मरम्मत में कितना व्यय अनुमानित है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से है तो फोटो लिया जाएगा, और नहीं है तो यहाँ पर कारण इनमें से आपको बताना होगा, और उसके मरम्मत में लगभग कितना व्यय अनुमानित है यह बताना होगा। क्या विद्यालय में किसी एक क्लास में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है? यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा, और यदि नहीं है, हाँ है तो फोटो लिया जाएगा, और यहाँ इसमें से कारण बताना होगा। यदि हाँ है तो उसका फोटो लिया जाएगा, और बताना होगा कि किसके सहयोग से विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। यदि नहीं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आता है। क्या विद्यालय परिसर तक आने वाला संपर्क मार्ग बच्चों के लिए सुगम एवं सुरक्षित है? हाँ या नहीं है तो इनमें से आपको कारण देना होगा कि क्यों सुरक्षित नहीं है। क्या विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में कोई सुधार या निर्माण कार्य हुआ है? यदि हुआ है तो इनमें से कौन सा कार्य हुआ है वो आपको बताना होगा। यदि शौचालय बने हैं तो वे किस विभाग के माध्यम से या किस ग्रांट से बने हैं, और यदि इनमें से कोई है तो वो जो भी कार्य हुआ है वह किसके सहयोग से, किसके माध्यम से हुआ है वह भी बताना होगा। यदि नहीं हुआ है तो
ग्राम प्रधान से या सचिव से सहयोग नहीं मिल रहा है, या विद्यालय विकास योजना ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, या इनमें से जो भी कारण उचित हो वो आपको बताना होगा। विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन हेतु कितने कक्ष निर्मित हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। विद्यालय के प्रांगण का क्षेत्रफल लगभग कितना है, यह बताया जाना है। क्या विद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने हेतु अतिरिक्त भूस्थल उपलब्ध है, यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा और कितना है इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या विद्यालय के नाम पर आमदनी योग्य परिसंपत्तियां हैं, यदि हैं तो वो किस प्रकार की परिसंपत्ति है, बाग बगीचा है, खेत खलिहान योग्य भूमिया है, आय योग्य तालाब, इमारती लकड़ियों का बाग अथवा व्यावसायिक निर्माण अथवा दुकान। यदि नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं आता है। और क्या विद्यालय की उक्त परिसंपत्तियां आमदनी योग्य हैं, हाँ या ना। क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था उपलब्ध है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है सुविधा, तो हाँ है तो, और नहीं है तो नहीं। क्या विद्यालय में किचन गार्डन की फेंसिंग हुई है, यदि हाँ है, यदि नहीं है तो फेंसिंग नहीं हुई है या उसकी आवश्यकता नहीं है, बताना होगा। क्या विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, हाँ या नहीं। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य शुरू न होने का मूल कारण क्या रहा है। यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा। क्या विद्यालय की सार्वजनिक दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के पिछले 3 वर्षों के उपभोग के विवरण को पेंट किया गया है, यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा और नहीं तो नहीं का ऑप्शन भरा जाएगा। क्या विद्यालय में अधिक छात्र नामांकन के कारण अतिरिक्त शौचालय मूत्रालय यूनिट की आवश्यकता है, यदि हाँ तो कितने यूनिट की आवश्यकता है, यदि नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इन 39 बिंदुओं पर अपनी सूचना तैयार रखनी है, ताकि जियो टैगिंग के समय उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आइए अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सूचनाओं की, जिनकी आवश्यकता जियो टैगिंग में होगी। सेक्टर एवं परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र के कोड का नाम, कार्यकर्त्री का नाम, कार्यकर्त्री के उसकी सभी सहायिकाओं के मोबाइल नंबर, 6 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या। इसके अंतर्गत बालक, बालिका और दिव्यांग बच्चों की अलग अलग संख्या निकाल कर रखें। 3 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या भी बालक, बालिका और दिव्यांग की अलग अलग निकाल कर रखें। गर्भवती महिलाओं की संख्या, धात्री महिलाओं की संख्या, किशोरी बालिकाओं की संख्या। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में क्रियाशील बेबी फ्रेंडली शौचालय उपलब्ध है, हाँ अथवा नहीं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्त्री एवं बच्चों तथा रसोई के कार्य हेतु साबुन उपलब्ध हैं अथवा नहीं। उपलब्ध हैं तो कितने साबुन उपलब्ध हैं। क्या केंद्र पर जल एवं स्वच्छता सुविधाओं की निरंतर साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ब्रश, बाल्टी, मग, पाइप, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट दस्ताने आदि सतत उपलब्ध हैं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में अलमारी, खाद्य सामग्री भंडारण हेतु बर्तन, बच्चों के भोजन करने के बर्तन, बच्चों के बैठने हेतु दरी, खिलौने, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, पाठ्य सामग्री, बच्चों का वजन मापने की मशीन, बड़ों का वजन मापने की मशीन, कचरा पात्र, एनएनसी टेबल इत्यादि हैं। और अंत में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रोथ रजिस्टर केंद्र पर उपलब्ध है या नहीं। ये सभी सूचनाएं आंगनबाड़ी को पहले से ही तैयार रखनी हैं। आशा है आप सब ये सूचनाएं बनाकर तैयार रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।